नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष के भविष्य से जुड़े एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक की, जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच आप कह सकते हैं एक नई हलचल पैदा कर दी है। ये कहानी है रूस के उस बड़े प्लान की जो चांद पर इंसान के भविष्य को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर अगली न्यूक्लियर पावर का सेंटर धरती नहीं बल्कि चांद हो। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का आइडिया नहीं है। यही वो सवाल है जो आज दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां एक दूसरे से पूछ रही हैं, और इसी एक सवाल के आसपास हम आज की पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस प्लान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर रूस चांद पर ऐसा क्या करने जा रहा है जिसकी वजह से एक नई स्पेस रेस, एक नई अंतरिक्ष दौड़ शुरू होने की बात हो रही है। तो हो ये रहा है कि रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस चीन के साथ मिलकर चांद पर एक बेस बनाने की तैयारी कर रही है, और इस बेस को 2400 घंटे पावर देने के लिए वो एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि ये कोई परमाणु हथियार नहीं है। ये छोटे सेफ पावर स्टेशंस जैसे हैं जिनका मकसद सिर्फ एक है, चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के सपने को सच करना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई न्यूक्लियर पावर ही क्यों, सोलर पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? आखिर स्पेस में तो सूरज की रोशनी की कोई कमी है नहीं। तो इसका जवाब दरअसल चांद के बहुत ही मुश्किल और आप कह सकते हैं बेरहम मौसम में छिपा है। देखिए, चांद पर एक दिन हमारी धरती के 14 दिनों के बराबर होता है, और फिर उतनी ही लंबी रात होती है। अब 14 दिन लंबी इस काली रात में सोलर पैनल्स तो पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, और सिर्फ अंधेरा नहीं, टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे खतरनाक हालात में सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी ही वो भरोसेमंद ऑप्शन है जो बेस को लगातार बिजली दे सकती है, ताकि वहां जिंदगी और काम दोनों बिना रुके चलते रहें। तो ठीक है, एनर्जी की प्रॉब्लम का सल्यूशन तो मिल गया, लेकिन ये बात सिर्फ बाहर की नहीं है। असली सवाल ये है कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश चांद पर इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चांद की स्ट्रेटेजिक वैल्यू आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है जितनी पहले कभी नहीं थी। चांद अब सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं रहा, ये स्पेस में एक स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड बन चुका है। ये उन कीमती खनिजों से भरा है जो धरती पर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। यहाँ पर हीलियम 3 का बहुत बड़ा भंडार है जो भविष्य में क्लीन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी का सोर्स बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये मंगल और उससे भी आगे के मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड का काम कर सकता है। और ये एक लाइन इस पूरी रेस की वजह बता देती है। जिस किसी का भी चांद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंट्रोल होगा, वो भविष्य की पूरी स्पेस इकोनॉमी पर राज करेगा। और इस बात को रूस, अमेरिका और चीन तीनों ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ये रेस इतनी सीरियस हो चुकी है। लेकिन यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। क्या स्पेस में, खासकर चांद पर, न्यूक्लियर रिएक्टर ले जाना कानूनी है, या फिर ये इंटरनेशनल कानूनों में कोई लूपहोल है जिसका फायदा उठाया जा रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी में। ये वो बुनियादी संधि है जो ये तय करती है कि स्पेस में कौन सा देश क्या कर सकता है और क्या नहीं। इसे आप एक तरह से अंतरिक्ष का संविधान भी मान सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। ये संधि अंतरिक्ष में परमाणु हथियार या किसी भी तरह के बड़े विनाश के हथियारों को तैनात करने पर तो पूरी तरह से पाबंदी लगाती है, लेकिन ये शांतिपूर्ण कामों के लिए, जैसे कि रिसर्च के लिए या किसी बेस को पावर देने के लिए, न्यूक्लियर पावर सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाती। शायद जब ये संधि बनी थी तो इसे वैज्ञानिक तरक्की को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था, लेकिन आज यही बात एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है। तो मतलब टेक्निकली देखा जाए तो रूस का ये प्लान गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स बहुत ज्यादा चिंता में हैं। और उनकी इस चिंता के पीछे 3 बड़े और ठोस कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा रिस्क है लॉन्च के वक्त कोई हादसा होना। अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर ले जा रहा रॉकेट धरती के एटमॉस्फेयर में ही फट जाए, तो सोचिए, रेडियोएक्टिव मटेरियल पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। दूसरा खतरा सीधे सीधे स्पेस में है। अगर कोई रिएक्टर ऑर्बिट में या चांद की सतह पर क्रैश हो जाता है, तो ये खतरनाक रेडियो एक्टिव मलबा पैदा करेगा। ये मलबा हजारों सालों तक स्पेस में घूमता रहेगा और भविष्य के सभी स्पेस मिशंस के लिए एक परमानेंट खतरा बन जाएगा। और तीसरा डर शायद सबसे गहरा है। क्या होगा अगर ये शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक दिखावा हो? क्या हो अगर इसका असली मकसद अंतरिक्ष का सैन्यीकरण करना हो?
एक बार जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चांद पर पहुंच गई तो उसे हथियार में बदलने से कौन और कैसे रोकेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मत सोचिए कि ये सब लाखों किलोमीटर दूर चांद पर हो रहा है तो हमें क्या। इसके नतीजे सीधे हमारी अपनी धरती पर महसूस किए जा सकते हैं। स्पेस में उठाया गया एक गलत कदम धरती पर एक जियोपॉलिटिकल तूफान ला सकता है। एक फेल हुआ लॉन्च सीधे सीधे धरती को प्रदूषित कर सकता है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट असर और भी ज्यादा खतरनाक है। ये स्पेस में मौजूद ताकतों के बीच तनाव को उस लेवल तक बढ़ा सकता है जहां से शायद वापसी मुश्किल हो। स्पेस, जो आज सहयोग की एक मिसाल है, कल का सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बन सकता है। चांद भले ही खामोश हो, लेकिन इसके नतीजे बिल्कुल भी खामोश नहीं होंगे। तो आज हम सब, पूरी इंसानियत, एक नए अंतरिक्ष चौराहे पर खड़े हैं। ये एक ऐसा मोड़ है जहां से हमारा भविष्य दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा सकता है। अगर रूस और चीन अपने इस प्लान में कामयाब हो जाते हैं तो ये एक नए न्यूक्लियर पावर्ड स्पेस युग की शुरुआत होगी। और जाहिर है, इसके बाद अमेरिका और दूसरे देश भी चुप नहीं बैठेंगे और चांद पर बेस बनाने की एक होड़ शुरू हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 60 के दशक में हुई थी। एक रास्ता हमें विज्ञान के जरिए एकता की तरफ ले जाता है, जैसा हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मामले में देखा है, जहां पुराने दुश्मन देश भी मिलकर काम करते हैं। हो सकता है कि ये नई टेक्नोलॉजी हमें मिलकर ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए एक नया मौका दे। या फिर दूसरा रास्ता डर, शक और टकराव का है, जहां चांद पर खींची गई लकीरें धरती पर नई दीवारें खड़ी कर देंगी और अंतरिक्ष सहयोग की जगह ताकत दिखाने का एक अखाड़ा बन जाएगा। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, क्या चांद पर परमाणु ऊर्जा की इजाजत दी जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ अंतरिक्ष में बल्कि यहाँ धरती पर भी हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा।